टू द शो UK इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है, इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल की सूरत में कॉन्टैक्ट डिटेल आती है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं आप अपना नाम और नंबर ईमेल कर दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी 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 फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था जी, मेरी बेटियां आई हैं पाकिस्तान से जी जी, तो उनसे मैंने पता करना था कि उनको जो मिला है इंडेफिनिट लीव टू इंटर, हाँ हाँ तो मुझे जो है ना वो उनकी नेशनलिटी कब अप्लाई करनी है, पहली बात तो ये। दूसरा, जब मैं नेशनलिटी अप्लाई करूँगा तो क्या उस वक्त मुझे वो B1 और उनके लिए वो चाहिए होगा लाइफ इन यूके? और अभी उनकी उम्र कितनी है? वो अंडर एज थी जब मैंने वीजा अप्लाई किए थे। एक तो 19 हो गई है और दूसरी जो है वो 1 अगस्त में 17 हो जाएगी। मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है। ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, क्योंकि कुछ लोग अभी पूछते हैं कि जी इंडेफिनिट लीव टू एंटर है, उसको रिमेन में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत है यानी, तो नो, आप जब एंटर होते हैं ऑटोमेटिकली वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसी जिक्र था। तो अब जहाँ तक बात आती है उनकी नेशनलाइजेशन की, देखें जब आप नेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो आपने क्वालिफाइंग पीरियड पूरा करना होता है। अगर आपकी शादी किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ है तो 3 साल का पीरियड, अगर आप ओवर 18 है और रेजिडेंसी पीरियड की बात करते हैं तो 5 साल का। तो आप, मैंने यही पूछा क्योंकि अभी उम्रें क्या है कि पूछ लो कि शादी तो नहीं हुई, तो अगर अभी वो गैर शादीशुदा हैं तो जब वो अपने 5 साल पूरे कर लेंगी इंशाल्लाह रेजिडेंसी की इस कंट्री के अंदर, दे कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन प्रोवाइडेड दे आर ओवर 18 एट दैट टाइम। बिकॉज याद रखिएगा, बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़ों की नेशनलाइजेशन होती है। तो इस केस में जब उनका 5 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा दे कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। इंग्लिश का टेस्ट उनको बिल्कुल देना पड़ेगा, बिकॉज पहले वो अंडर 18 थी, देने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनको लाइफ इन द यूके एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देने की ज़रूरत है, अनलेस उन्होंने अगर यहाँ से कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की हुई है तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें एग्जाम्पशन है, लेकिन लाइफ इन द यूके फिर भी देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप टीवी ना सुने अपना सवाल फ़ोन पे पूछ लें और मैं आपको जवाब जब दे रहा हूँ आप टीवी पे सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई। हेलो जी मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है लॉन्ग रेजिडेंट के। तो जी मैं अभी टियर 4 पे हूँ और मेरे 2-3 फाइन हुए थे ट्रैफिक के लिए ना, उसमें कोई लॉ की हेयरिंग नहीं हुई थी, तो उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि वो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा उस सिलसिले में। और दूसरा ये है कि जब मैं इंडेफिनिट पे स्विच हो जाऊँगा तो मेरे यानी कि जो वाइफ और 3 बच्चे हैं तो वो कितनी देर के लिए वो यानी कि डिपेंडेंट पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है लेकिन जब भी हम कर सकते हैं उसके ऊपर। थैंक यू। देखें जहाँ तक बात आती है, जब आप अप्लाई करते हैं और अगर आपके ट्रैफिक ऑफेंसेस अगर फिक्स पेनल्टी नोटिसेस हैं तो होम ऑफिस की जो गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट है वो कहती है हम उनको इग्नोर करेंगे अनलेस हम देखते हैं कि 12 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा नोटिसेस आपको जारी हुए हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने नोटिसेस की उन्होंने बात की है, तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करें मैं वो पढ़ के बता दूंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि वो अगर एक्सेसिव आपको नोटिसेस जारी हो गए तो वो कहते हैं कि वो उसमें ये नज़र आता है कि बंदे का करैक्टर ठीक नहीं है, उसको लॉ की समझ नहीं है कि बार बार तोड़ रहा है। तो आप मुझे ये ना बोलें कितने, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं, वो मैं चेक करना पड़ेगा। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली वाइफ के बारे में। देखें जब आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं तो अगर पॉलिसी देखें तो वो कहते हैं कि जी आप अपना स्पाउस का अप्लाई कर दें मैरिज बेसिस के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फिर रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है 18,600 की, और अगर आप स्टूडेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, सेविंग भी नहीं है, तो यू कैन लुक इनटू FP एप्लीकेशन फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेस पे। लेकिन इतना मैं आपने ज़रूर पूछा कि कितना टाइम है टू मेक माई डिपेंडेंट्स एप्लीकेशन, वो सारा डिपेंड करता है कि उनका वीज़ा कब तक वैलिड है। बिकॉज एक बात याद रखिएगा कि इमिग्रेशन कानून के अंदर
کوئی بھی ایکسٹینشن اپلیکیشن آپ ڈالتے ہیں اگر 28 دن سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ کیا ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہوا. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اوور اسٹے نہ کروائیں کسی کو. اگر ان کا ویزا آپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو دے مسٹ میک این اپلیکیشن ود یو, اور اگر ان کا ویزا ابھی بھی تھوڑا سا ویلڈ ہے تو پھر آپ اس کے اپروپریٹلی ڈپینڈنگ آن کون سا ویزا آپ ایڈوائس لے لیں اینڈ دین ٹیک ایکشن. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی اپلائی کریں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو Hello. جی. Hello. Can I speak in English, please? Yes, you can speak in English. Yeah. I have already done my biometric fingerprint, for my family. Yeah. And the problem is, my solicitor, I spoke to him, I asked him what is going on, and he told me the Home Office tell him they didn't receive the fingerprint, what I've been doing. Mm-hmm. But I sent the Home Office all my proof, the receipt, everything. Mm-hmm. And I'm still now, I haven't get any answer from them. It's nearly 10 months now since I do this one. All right. Can I get an advice? What should I do, please? All right. Okay, thank you. Okay, there are two separate issues. Sometimes, to explain to you, what happens is, as you know, when they give you the biometric, you go to the post office and give the biometric. Then later, after a couple of months, the Home Office comes back, because it's happened to a couple of my cases, I'm telling you, and they said, the quality we got from the Home Office, we can't access that. Could you please redo your biometric due to some technical reasons? So I don't know if that is the issue with your case, but it seems as if your lawyer has complete control over the situation. As far as the timeline is concerned, if every time I had even a penny, when people say how much time they're going to take, I'm telling you I'll be very rich. So all I'm saying to you is patience, patience, patience. The Home Office does take anywhere from 6 to 9 months, 12 months if the case is complicated. So if you still want them to take action on your file, then the best source is your local MP. Go and see him, and they will write a letter to the Home Office and they respond in 21 days. Even then, if no action is taken, patience, patience and patience. That's the best advice I could give everybody who is waiting for a Home Office decision. Thank you so much for your call. Agle caller ki taraf chalte hain. Hello. ہاں جی طارق صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. تھینک یو. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری سسٹر ہیں, ان کے ہسبینڈ کے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے ہسبینڈ نے ساری رجسٹریشن وغیرہ ادھر کروا لی ہے, 2-3 ماہ ہو گئے ہیں. تو ابھی انہوں نے موو ہونا ہے اگست میں پہلے مہینے. تو یہ جو ابھی بریکسٹ کا سارا سچویشن ہوئی ہے, اس سے میری سسٹر کے پاس جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ویزا ان کا ادھر سے لگا ہوا ہے, برٹش ایمبیسی سے لگا ویزا. تو انہوں نے موو ہونا ہے, تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا ان کے اوپر, یہ میں نے پوچھنا تھا. بڑی مہربانی. دیکھیں, پہلی بات یہ میں ساروں کو کلیریفیکیشن کر دوں کہ بریکسٹ کا جو ریفرینڈم ہوا ہے اس سے ابھی کوئی امپیکٹ کسی کے اوپر نہیں پڑے گا. آپ رکھ لیں فون, آپ فون ٹی وی پہ سن لیں میری آواز. اس سے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے اس وقت پڑے گا. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ آپ ٹی وی پہ بھی سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو آرٹیکل 50 کے اندر اپلیکیشن ڈالنی ہے, پھر 2 سال تک آپ نے EU کے ساتھ ہی رہنا ہے. آرٹیکل 50 کی تو ابھی تک کسی نے اپلیکیشن نہیں ڈالی. سیکنڈ, اگر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں EU کے ساتھ, انہوں نے آلریڈی فرانس جرمنی نے بول دیا کہ فری موومنٹ کے اوپر ہم نیگوشیشن نہیں کریں گے, آپ جو اور بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں. تھرڈ, اگر فری موومنٹ وہ مانتے یا نہیں مانتے, ان کو نیا قانون بنانا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی ادھر ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح کی ٹریٹمنٹ کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بہت دور ہے یہ سب کچھ. صرف ریفرینڈم ہوا ہے, ابھی آپ فکر نہ کریں, اپنی لائف گزاریں. جب کوئی ایکٹیویٹی ہوگی بہت شور شرابہ ہوگا اس کے اوپر, اور آپ یقین کریں آپ کو پتہ چل جائے گا, بیکاز ہر چینل پہ اس کی چرچا ہوگی, بات چیت ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی طارق بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے یہاں پہ اپنا اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے جی. میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے کہ اسائلم اپلائی کرنے کے بعد تقریباً جو ہے نا تقریباً 10-11-12 مہینے جو ہے نا, وہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے ہوم آفس ریپلائی نہیں کرتا. بہرحال اس کے بعد جو ہے نا کہنے کا مقصد یہ شارٹ یہ بتاتا ہوں کہ 3 دفعہ جو ہے نا میں ریفیوز ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, سوری آپ کا نام کیا ہے؟
मेरा नाम नईम जी। नहीं, देखिए नहीं, मैंने जिस तरह शो में अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि इस शो का फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन देना। अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस लेनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, आप उसमें रब्ता करें, क्योंकि उस पर फिर आपको पूरा केस पढ़ना पड़ता है और फिर उसके ऊपर बंदा एडवाइस दे सकता है कि जी क्या आपके पास अगला ऑप्शन है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और बाकी लोगों से भी कि अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ईमेल आती है, आप उस पर सिर्फ अपना नाम और नंबर दे दें, somebody will get back to you. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी तारक साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने यूरोपीय लड़की से शादी की 2008 में और मैं ब्रिटिश नेशनल हो चुका हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उसके बाद मैंने उसको तलाक दे दी है। जब मैंने 2008 में यूरोपीय लड़की से शादी की, शादी मेरी स्वीडन में हुई थी, तो उसके बाद 2009 में मैंने पाकिस्तान जाकर शादी की है। तो यानी कि 1 साल बाद जो मैंने यूरोप में किया, उसके 1 साल बाद पाकिस्तान में किया। अब मैं यूरोपियन को छोड़ चुका हूँ, जो 1 साल बाद पाकिस्तान में शादी की मैंने 2009 में, मैं उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उससे मेरे 3 बच्चे हैं। तो इससे कोई मुझे मसला तो नहीं होगा? ये मैं आपसे प्लीज़ एडवाइस चाहिए कि इसका क्या किया जाए। थैंक यू। देखें, पहली बात ये है, मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि अगेन मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि स्पेसिफिकली आप रब्ता कर लें। इन्फॉर्मेशन ये है कि ब्रिटिश लॉ के अंदर आप एक वक्त में 2 बीवियाँ नहीं रख सकते। यानी कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप किसी और से शादी करते हैं तो वो उसको पोलीगोमस मैरिज बोलते हैं और कहते हैं कि इनवैलिड है ये मैरिज। अब आपकी सिचुएशन ये है कि जी आप कह रहे हैं कि जी मेरी दूसरी शादी अब ख़त्म हो गई है, तो बेहतर ये है कि अगर आप केस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ले लें इंस्टेड ऑफ कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दें, तो वो आपके लिए बेहतर है कि जी किस सूरत में आप वो पोलीगोमस मैरिज को हम होम ऑफिस के अंदर रिकग्निशन दे सकते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे हैं विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज वो आपका अपना केस का मेरिट बन जाएगा। और ऑफ कोर्स अब मुझे नहीं पता बच्चे ब्रिटिश हैं या नहीं, बिकॉज अगर बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी पैदा और उस वक्त आप ब्रिटिश नहीं थे तो वो ब्रिटिश नहीं होंगे। तो अगेन जिस मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इन्फॉर्मेशन दी है पोलीगोमस मैरिज के बारे में, जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि पोलीगोमस मैरिज किस तरह रिकग्नाइजेबल बन सकती है या क्या हम कर सकते हैं, वो केस स्पेसिफिक होता है। तो उसके लिए और डेटे देखनी पड़ेंगी और बातचीत करनी पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स शो के फॉर्मेट के लिए मुनासिब नहीं है। तो अगर आप कांटेक्ट कर लें बेशक किसी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, मेरे साथ, ये आपकी मर्ज़ी है, तो उस पर फिर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2-3 सवाल है जी, पूछिए जी। मैंने FLO डाला था, मेरा वैलिड वीजा था उसके उस दौरान ही मैं FLO डाला ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵੈਲਿਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੂਸ ਪਾ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਭ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ JR ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ऑलराइट, थैंक यू जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। पहली बात यह है कि आपके कुछ सवालों ने मुझे डरा दिया है कि उसकी मैं वजह आपको भी बताता हूँ। पहले अर्ज़ ये है कि जी अगर आपको होम ऑफिस वाले साइनों पे बुलाते हैं तो प्लीज़ आप कंप्लाई करें और साइंस पे जाएं। उसकी वजह यह कि खुदा न खास्ता आप अब्सकॉन्ड करेंगे तो फ्यूचर में आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको डिटेन भी कर सकते हैं और फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं किसी भी फ्यूचर एप्लीकेशन में, बिकॉज वो आपकी नॉन कंप्लायंस आपके कॉन्डक्ट के अगेंस्ट जाती है। तो पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर रिपोर्टिंग पे बुलाते हैं ज़रूर रिपोर्ट करें। मैं क्यों थोड़ा डरता हूँ ऐसे, जिस तरह कि आपने सवाल किया कि एक तरफ आपकी GR की एप्लीकेशन चल रही है और दूसरी तरफ आपने कहा कि हमने FLRO डाल दी, तो वो मुझे समझ नहीं आई। बिकॉज जब आपकी एक केस पेंडिंग है अपर ट्राइब्यूनल के अंदर, क्योंकि GR एप्लीकेशन अपर ट्राइब्यूनल में डलती हैं, अनलेस को बहुत पुराना केस हो तो वो हाई कोर्ट में डलती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। आपको क्या ज़रूरत थी FLRO डालने की, वो मेरी समझ से बाहर है बात। तो इसलिए मैं थोड़ा डर जाता हूँ कि ये बहुत ही डिफरेंट आपने बात कर दी, गर्म सर्दी वाली। तो अगेन आई डोंट नो केस स्पेसिफिक पढ़ के ही बताया जा सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर किसी की भी JR है पेंडिंग, उनको कोई और FLRO एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो अपने JR को विड्रॉ नहीं करते। जहाँ तक बात आती है रिपोर्टिंग की, वो सारों के लिए प्लीज़ होम ऑफिस के साथ कंप्लाइंस के साथ पेश आएँ, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, तारक साहब। जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम
تو میں لوٹن سے اقبال بات کر رہا ہوں. میں نے بایو میٹرک کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اپریل میں. تو انہوں نے پھر بعد میں 2 ہفتے کے بعد بولا تھا کہ آپ پوسٹ آفس میں جائیں, وہ جو بھی بایو میٹرک کا فنگر پرنٹ وہ میں نے بھیج دیے, لیکن 4 مہینے ہو گئے ابھی تک وہ نا کچھ کارڈ کے بارے میں نہیں ہے. تو میں نے ٹریول کرنی ہے اپنی امی کو دیکھنے کے لیے, پاکستان میں جانا ہے. تو کتنا ٹائم رفلی لگائیں گے؟ انہوں نے لکھا میکسیمم 6 منتھ. کون سی اپلیکیشن آپ نے ڈالی ہے؟ وہ ریزیڈنٹ جو بایو میٹرک کارڈ کے لیے. تو پہلے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا نا, اس میں اسٹیکر لگی ہوئی تھی. تو ابھی میں نے بولا چلو یہ کارڈ بنوا لو. یو مین آپ کی وائف یورپین ہے؟ ریزیڈنٹ کے لیے. آپ کی وائف یورپین ہے؟ یو کے ریزیڈنٹ کے لیے. آپ کی وائف یورپین ہے؟ وہ تو برٹش ہے. مجھے بھی 25-26 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے اچھا میں سمجھ گیا, آپ وہ ریزیڈنٹ آئی مین بایو میٹرک کارڈ. اوکے میں عرض کر دیتا ہوں, بڑی مہربانی. دیکھیں جہاں تک بات ہے ٹریولنگ کی, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم, میں جلدی سے اس کا جواب دے دوں گا, اتنا لمبا نہیں ہے. دیکھیں پلیز صبر سے پیش آئیں, کوئی اس میں اور نہیں. آپ اپنے MP کے پاس چلے جائیں, وہ خط لکھیں گے اور شاید ہوپ فلی جلدی ہو جائے. اور یہ بالکل یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ونڈربل پوزیشن میں کہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور آپ نے ٹریول کرنا ہے ان ملکوں میں, پھر باہر اگر رہ رہے ہیں تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے. جو لوگ وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے کہ جی ہم ٹریول نہیں کر سکتے, وہ ایک آپ سمجھ لیں ایڈورس افیکٹ ہے یہاں رہنے کا جب تک آپ کا امیگریشن اسٹیٹس ریزالو نہیں ہوتا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ بریک کا ٹائم ہے, انشاءاللہ I'll see you on the other end of the break.